अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ ही गया। बात कर रहा हूँ द लेजेंड ऑफ मौला जट की। जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी फ़िल्मों पे तनकीद करते थे तो उनके लिए ये एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। इस फ़िल्म का कंपैरिज़न आप बॉलीवुड से यानी इंडियन इंडस्ट्री से भी नहीं कर सकते। इसका अगर आपने कंपैरिज़न करना है तो आप हॉलीवुड की फ़िल्मों से कर सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी पिक्चराइजेशन, हर चीज़ आपको फैबुलस सुपर्ब नज़र आए। एक पाकिस्तानी फ़िल्म जो पहली दफ़ा पूरी दुनिया में एक ही वक्त में रिलीज़ हो रही हो तो वैसे ही आपको एक पाकिस्तान का जब नाम आता है तो बहुत खुशी होती है। तो बिलाल लाशारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम लिया है। इसके जो सेट हैं, आई थिंक ये किला रोहतास में भी इसका सेट लगा है और शाही किला लाहौर में भी इसके सेट लगे हैं और गाँव के मनाज़र और जो ड्रोन कैमरा से इसके जो सीन लिए गए हैं सभी बहुत खूबसूरत हैं। और जो नासिर अदीब साहब हैं उनका तो मैं बहुत फ़ैन हूँ, हमेशा की तरह उन्होंने बहुत खूबसूरत डायलॉग। एक साल पहले जब मैंने नासिर अदीब साहब का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि ये फ़िल्म जो है ये आपका 50 साल एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये कितना बिज़नेस करेगी। इस सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया है वो मेरे वीलॉग के आखिर में। जब बात करेंगे द लेजेंड ऑफ मौला जट की तो यकीनन हमारे ज़हन में जो पुरानी 1979 की मौला जट थी, सुल्तान राई साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो भी आपके ज़हन में लाजमी आएगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगा जिसमें मैंने नासिर अदीब साहब का इंटरव्यू किया। उसमें वो तमाम सवालात, ये कहानी कैसे बनी, नासिर अदीब साहब को इसका स्क्रिप्ट लिखने के कितने पैसे मिले, ये इसके डायलॉग इतने मशहूर क्यों हुए, तो ये सब कुछ आपको मेरे जो पुराना व्लॉग है उसमें आपको मिलेंगे। जो पुरानी मौला जट है उसका एक रिकॉर्ड है जो दुनिया में कोई फ़िल्म जो है वो उसको बीट नहीं कर सकती। हर फिल्म के जो हैं वो 2 या 4 डायलॉग या 5 डायलॉग मशहूर होते हैं, जैसे कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, और मेरे पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। इंग्लिश फिल्मों में जाएं तो माय नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, शेकन नॉट स्टर्ड, व्हेन यू हैव टू शूट शूट डोंट टॉक, और कहाँ से आए ये झुमके, क्या कह रहे हैं झुमके। लेकिन ये मौला जट एक ऐसी फ़िल्म है जिसके तमाम डायलॉग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सभी मशहूर हुए हैं और लोगों को ज़ुबानी याद हैं, पूरी फ़िल्म ज़ुबानी याद है। इसमें जो विलन है उसके सारे डायलॉग जो हैं वो सबको याद हैं। इसमें जो दारो का रोल है उसके डायलॉग सबको याद हैं। तो ये सिर्फ दुनिया में एक वाहिद फ़िल्म थी जिसके जो तमाम जो फ़िल्म के डायलॉग हैं वो मशहूर हुए और सियासतदानों ने अदालतों में, यानी कि आज तक इसके डायलॉग जो हैं 43 इयर्स हो गए हैं इस फिल्म को, आज तक बोले जाते। 2012-13 में तकरीबन ये फ़िल्म स्टार्ट हुई और देखें ये क्रेडिट जाता है जो डायरेक्टर होता है उसको जाता है। अगर आप ये फ़िल्म आपने इसके ट्रेलर ना देखे हों और आप पहली दफ़ा सुने कि यार बिलाल लाशारी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है मौला जट, उसका रीमेक कर रहे हैं, और फिर आप सुने कि फवाद ख़ान जो उर्दू स्पीकिंग, मायरा ख़ान उर्दू स्पीकिंग, ये सब लोग जो उर्दू स्पीकिंग हैं ये किरदार करेंगे मौला जट, नूरी नाथ और इन लोगों का, तो आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन ये डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो कैसे एक पत्थर को भी हीरा बना देता है। और इसमें जो फवाद ख़ान और इन सब लोगों ने, मायरा ख़ान, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमज़ा वासी ने बहुत काम ज़बरदस्त किया, गौहर रशीद, साइमा बलोच, सबके करैक्टर अपने जो हैं उन्होंने उनके साथ सही इंसाफ जो है वो आपको। 2017 में जो पुराने प्रोड्यूसर हैं सरवर भट्टी साहब पुरानी मौला जट के, उन्होंने इस पे एक लॉ सूट किया, इसके जो नाम है, और तो वो तकरीबन 3 साल चला। 2020 में ये मामला ख़त्म हुआ, उसके बाद कोविड की वजह से लेट हुई और अब ये 13 अक्टूबर से जो है ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। फिल्म स्टार्ट होती है रेशम और बाबर अली से। रेशम चूँकि मेरी फेवरेट हैं तो स्टार्ट में ही दिल खुश हो जाता है उनको देख के। छोटा उनका रोल है लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म। इसके बाद आते हैं जी फवाद ख़ान साहब। फवाद ख़ान साहब इस फिल्म में बने हैं मौला जट। सबसे अच्छी जो बात है कि उन्होंने सुल्तान राई साहब को कॉपी नहीं किया और डायरेक्टर ने भी उन पे इस तरह का बोझ नहीं डाला। दूसरा, उनके जो डायलॉग हैं वो नए हैं, पुराने डायलॉग बहुत कम यूज़ हुए हैं। तो सुल्तान राई साहब को तो आप कॉपी कर भी नहीं सकते, उनका एक अपना स्टाइल, एक अपना फुटवर्क, सब कुछ अपना।
और सुल्तान रई साहब की तरह अगर आप ऊंचे सुरों में बोलेंगे तो आपका गला बैठ जाएगा, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। बल्कि मैं एक बात कोट करूंगा, शमी कपूर साहब जो कपूर फैमिली से हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि सुल्तान रई साहब जो हैं उनकी जो एक्टिंग में एक चीज़ है वो दुनिया में किसी एक्टर में नहीं है। वो ये है कि वो अगर उनके 3 पेजेस के भी डायलॉग हों तो वो आँख नहीं झपकते। ये दुनिया में कोई भी एक्टर जो है ऐसा नहीं हुआ जिसने मतलब इस तरह किया हो कि 3 सफ़ों के डायलॉग हैं या सीन है, एक लेंथी सीन है और उसने आंखें ना झपकी हों। तो ये शमी कपूर साहब ने उनके बारे में बताया। तो फवाद खान साहब ने जो अपना रोल है बहुत ज़बरदस्त निभाया है, बहुत खूबसूरत। और जो गंडासा है इसमें सुना है कि तकरीबन 6 से 7 गंडासे टूटे हैं। राही साहब का जो पुराने मुल्ला जट साहब का जो गंडासा था वो थोड़ा डिफरेंट था, ये ज़बरदस्त मॉडर्न किस्म का गंडासा है। इसमें जो फ़ाइट इंस्ट्रक्टर्स हैं या फ़ाइट डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं, वो भी फॉरनर्स बाहर से मंगवाए गए, जिन्होंने हमारे ज़हन में तो ये आता है कि गंडासा क्या दाएं बाएं इसी तरह चल सकता है, लेकिन बहुत खूबसूरत पिक्चराइज़ की है। इसके जो फ़ाइटिंग सीन है गंडासे के साथ आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा, फिर बात करेंगे नूरी नत की। नूरी नत काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी हमज़ा अब्बासी साहब ने सही तरह कॉपी नहीं किया। असल में हमज़ा अब्बासी साहब को जो फवाद खान साहब हैं उनको वो डायलॉग जो हैं वो पुराने वाले नहीं मिले, लेकिन हमज़ा अब्बासी साहब पे बहुत से पुराने डायलॉग जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो देखें, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को आप कॉपी नहीं कर सकते। वो एक वक्त था, अभी भी अक्सर लोग जब उनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं तो उनसे बड़ा वो फरमाइश करते हैं कि राई साहब ये डायलॉग अपने वो बोलें, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता क्योंकि वो जो वक्त था आपको, चूँकि मैं थोड़ा सा एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, जो आपका ये सेट होता है, फिर उसके बाद जो आपके सामने बोलने वाला होता है उसका एक्शन रिएक्शन होता है, उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद जब वो बाद में बैकग्राउंड साउंड भी होता है तो उसकी क्वालिटी एक और ही निकलती है। तो ये बड़ी मुझे वो ज़्यादती सी लगती है जब उनको बुला के कहा जाता है कि सर वो अपना पुराना डायलॉग सुना दें, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता। और हमज़ा अब्बासी साहब ने जो है बहुत खूबसूरत निभाया इस किरदार को। उनका जो गेटअप है वो सुरमा लगा हुआ, और जो उनके पटके के अंदर वो जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे पुराने नूरी नत, उन्होंने एक वो कुल्हाड़ी यूज़ की थी। इनके पास इनका जो पटका होता है उसमें 2 कुल्हाड़ियाँ वो क्या कहते हैं अड़सी हुई होती हैं इनकी। और फिर वो फ़ाइट इंस्ट्रक्टर्स ने इनको जो वो कुल्हाड़ी के साथ इनकी जो फाइटिंग सीन्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारे इनके जो डायलॉग्स हैं वो पुराने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जैसे नूरजहाँ ने कोई गाना गा दिया, मेहदी हसन ने या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, एक जो धुन बन गई है वो पुरानी, उससे आप जो नए लोग वही जो गाने गाते हैं या कवाली करते हैं वो उस धुन से दाएं बाएं नहीं हो सकते। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने जो एक लेगेसी छोड़ी है उससे भी दाएं बाएं होना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन जितना भी हमज़ा अब्बासी साहब ने, पुरानी फिल्म में जो नूरी नत था उसने मुदा, जो पुरानी फिल्म में मुदा गाड़ी था, मुदा की वो जो टांग तोड़ देते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो है वो पहले तो उसको बाहर फेंकते हैं सराय से, और उसके बाद एक बड़े स्टाइल से अपनी जो चादर है वो जो एक कुआं है उसके साथ वो बड़े स्टाइल से रखते हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही उसको मारना शुरू हो जाएं। एक बड़े आराम के साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल का मज़ा आया है। और उसके बाद थोड़ा वो अपनी अंगूठियों से भी खेलते हैं, और उसके बाद वो आराम से उसके साथ वो लड़ाई करके तो आखिर में उसको मारते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइल था उनका, मज़ा आया इसका। पुरानी जो मौला जट थी उसमें जब नूरी नत जो है वो जेल से रिहाई मिलती है तो वो थाने जाता है और वो एक ठुड्डा मार के वो उसका दरवाज़ा खुलता है, उसका एक अजीब इम्पैक्ट था। यहाँ पे जो नूरी नत हैं हमज़ा अब्बासी, वो एक सराय में जाते हैं और एक स्टाइल से दरवाज़ा खोलते हैं, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब वो टेबल के ऊपर एक स्टाइल से पैर मारते हैं तो वो बड़ा, खैर जी हमज़ा अब्बासी ज़बरदस्त, 10 आउट ऑफ 10। फवाद खान 10 ऑफ। मायरा ख़ान उर्दू स्पीकिंग, उन्होंने भी पंजाबी बहुत खूबसूरत बोली। फवाद खान उनकी भी पंजाबी बहुत खूबसूरत आई है, और जो हमज़ा सबकी पंजाबी बहुत ही खूबसूरत आई है। जो पुरानी मक्खो थी आसिया बेगम, वो भी उर्दू स्पीकिंग थी, और उनको जो ये बोली सिखाई गई थी, ये दरअसल
मैं समझा था सराइकी है, लेकिन जब मेरी नासिर अदीब साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सरगोदा की जो है वो जंगली ज़ुबान है और ये उन्होंने उनको सिखाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। और इसमें भी मायरा ख़ान जो है उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने जो है वो पंजाबी बोली है। हुमायूं मलिक जो पुरानी दारों थी उनकी भी क्या ही बात थी, चकोरी साहिबा, और हुमायूं मलिक ने भी अपने किरदार के साथ भरपूर इंसान। गौहर रशीद साहब इस फिल्म में बने हैं माखा जट, इनकी पहले भी 1-2 फिल्में मैंने देखी हैं और हर फिल्म में बहुत खूबसूरत किरदार निगारी करते हैं। जो पुराना माखा नत था उसका करैक्टर थोड़ा छोटा था, इसमें इनका करैक्टर काफ़ी लेंथी है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने परफॉर्म किया है एक जुनूनी और पागल किस्म के शख्स का, और बड़ा मज़ा आया इनके करैक्टर का। ये वाकई जो है अपने नाम की तरह गौहर हैं, हीरा हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जी मैं इस फिल्म में जीवन आते हैं अपनी, जब भी इनको कोई ख़ास करैक्टर दिया जाता है हमेशा बहुत ज़बरदस्त तरीके। अच्छा, एक इसमें करैक्टर है जिसका मैं बहुत फ़ैन हो गया हूँ, वो साइमा बलोच ने किया है रज्जो का। स्टार्ट में ये जो हैं एक बग़ैर म्यूज़िक के क्लासिकल डांस के कुछ स्टेप्स करती हैं, और जो एंड में जो इनका है वो एक ढोल की थाप पे ये क्लासिकल जो डांस करती हैं, उसमें जो इनके फेस एक्सप्रेशन है, जो इन पे जुल्म हुआ है, जो इनकी दुख हैं, वो उन्होंने उस जो क्लासिकल डांस में वो फेस एक्सप्रेशन दिए हैं, वो डांस किया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनका तो फ़ैन हो गया हूँ, बल्कि इनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फ़ारिस शफ़ी इसमें मुदा बने हैं, बहुत पंजाबी इनकी बहुत अच्छी है। लाहौर में आई थिंक ये, क्योंकि सबा हमीद साहबा के साहबजादे हैं, और पंजाबी बहुत ज़बरदस्त बोली है इन्होंने, और फिल्म में कुछ शेर भी सुनाते हैं, और एक शेर तो जो है ऐसा सुनाते हैं जो इनकी मौत का सबब बन जाता है। इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि ये जो बात हो रही है कि वो पुरानी फ़िल्म जो थी वो गरीबों की फ़िल्म थी और ये नई फ़िल्म अमीरों की फ़िल्म है। अच्छा, लोग बार बार जो हैं वो इसका मुवाजना करते हैं वो 1979 की मौला जट से, लेकिन जो पहली जो फ़िल्म थी जो मौला जट बनी थी वो दरअसल वहशी जट थी 1975 की, जो हसन अस्करी साहब ने बनाई थी। अच्छा, अब वो बात आ गई कि जी ये गरीबों की फ़िल्म है या अमीरों की फ़िल्म है। बात ये कि अभी जो हम लोग रावलपिंडी में रहते हैं, अब यहाँ पे जितने भी पुराने सिनेमास थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे अब ये मरी रोड है, ये इसकी जो बड़ी सड़क है उसी के साइड पे ये सारे सिनेमास होते हैं। तो कमर्शियल मार्केट में पहला सिनेमा नादिर सिनेमा ख़त्म हो चुका है, आगे आते हैं नाज सिनेमा ख़त्म हो चुका है, प्लाज़ा बन गया, आगे आते हैं शबिस्तान सिनेमा ख़त्म, गुलिस्तान सिनेमा ख़त्म, कहकशां सिनेमा ख़त्म, और फिर इधर जो राजा बाज़ार की साइड पे ये रोज़ सिनेमा, तस्वीर महल, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। फिर आगे आते हैं मोती महल, वो उस पर आई थिंक थिएटर बन गया है, आगे रियाल्टो सिनेमा वो भी थिएटर बन गया है, उसके आगे संगीत सिनेमा ख़त्म हो चुका है, प्लाज़ा बन चुका है। फिर लालकुर्ती में जो सिनेमा है वो भी ख़त्म है, और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस जो होता है वो सिरोज़ सिनेमा, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सिनेमा था, वो भी थिएटर बन चुका है। मेरी अगर ये फ़िल्म लगती कहीं पे तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस जो होती वो सिरोज़ सिनेमा होती, लेकिन ये फ़िल्म मुझे देखनी पड़ी सिनीपैक्स, ये जो है ओडियन, तो 700 रुपये टिकट है। अब ये बात कि जी ये गरीबों की फ़िल्म है अमीरों की, आई थिंक ये जो रिक्शे वाला है, जो असल ऑडियन होती है, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, जो आम दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो 700 रुपये का टिकट आई थिंक अपने 4 बच्चों को या 2 बच्चों को ले जा के, ये भी इनकी पहुंच से दूर है। गरीब के लिए अब एंटरटेनमेंट में कुछ भी नहीं रह गया। तो पहले ये होता था कि हम लोग जो होते थे अपने दोस्तों को कहते थे यार बड़ी अच्छी फ़िल्म लगी है, चलो देखने चलते हैं, तो वो अब दौर कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र। अगर ये सिनेमाज होते सिरोज़ वगैरह, तो वहाँ पे टिकट होता तकरीबन 200-250 का, उसमें भी एक वो होता था गैलरी का थोड़ा ज़्यादा होता था, नीचे जो स्टॉल होता था उसके कुछ कम पैसे होते थे, फिर वो जो फ्रंट लाइन थी उस पर जिसके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं वो फ्रंट लाइन पे थोड़ा गर्दन ऐसे करके देखते थे, और फ़िल्म जब ख़त्म होती थी तो गर्दन ऐसे ही अकड़ जाती थी। तो वो जो एक ही जगह सारी जो वो पब्लिक थी वो इकट्ठी हो जाती थी, वो अब नहीं रही। वो मुझे याद आया कि वो बॉक्स भी होते थे जिसमें फैमिलीज़ बैठती थी, तो अब ज़्यादातर जो है आपको थोड़ी इलीट क्लास जो है वही नज़र आती है।
सिनेमा में। ये जो एक साल पहले जब मैंने नासिर अदीब साहब से ये सवाल किया था कि ये फ़िल्म कितना बिज़नेस करेगी, आपका 50 साल का जो तजर्बा है स्क्रिप्ट राइटिंग का और फिल्म इंडस्ट्री में, ये क्या कहता है? मुझे इतना पता है कि लोग कितना उसे लाइक करते हैं, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मौला जट को 42, 40, 50 साल हो गए लगे हुए। 42 जी। इन 50 सालों में जितने लोगों ने मौला जट 50 सालों में देखी है ना, इससे ज़्यादा लोग 5 हफ्तों में इस फिल्म को देखेंगे। तो रिलीज़ क्यों नहीं हो रही? क्या रिलीज ड्यू टू कोरोना, वरना पिछली छोटी पर वो कंफर्म थी उसको, क्योंकि मैंने उसके बारे में बिलाल अशारी को कही थी, मैंने कहा अगर ये फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस नहीं करती तो ये फिल्म फेल है मेरे से। एंड जी बहुत ज़बरदस्त फिल्म, हैट्स ऑफ टू नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब साहब बहुत मुबारक, और बिलाल अशारी साहब कमाल का काम किया आपने, ज़बरदस्त। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीलॉग द लेजेंड ऑफ मौला जट पे? चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।